ये लाइक और कमेंट दबा के ठोक दीजिए, दबा के ठोक दीजिए। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, दबा के ठोक दीजिए। अच्छा, एक मीम देखी थी, हॉट बॉडी किसकी? हॉट बॉडी कटरीना। सर ऐसे नहीं बोलते। हॉट बॉडी का मतलब हो गया जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो। जैसे ये चाय का कप था। बशीर सर ने एक चीज नोटिस की क्या, कि चाय गर्म है और खूबसूरत लड़की आई, आंखें बिल्ली बिल्ली, स्किन वाइट वाइट। बशीरे की नजर उस पे। बशीरा जानने की कोशिश कर रहा है कि इस लड़की का नाम क्या है, नाम पता करने की कोशिश कर रहा है। उसके पापा का नाम क्या है, उसके अब्बू जी का नाम क्या है, उसके अब्बू पुलिस में तो नहीं है, उसका भाई कहीं जिम तो नहीं जाता, कि बाद में अगर इसके हीटर को तो हीटर ने हीट प्रोड्यूस की है ना, ये उसका काम है। और लाइट के फॉर्म में उसने कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या कर दिया, कुछ ना एनर्जी को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। बट कार्नोट इंजन एक ऐसा। जय हिंद। कुड़ी कहंदी वेले जय के बाहर ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुबशिर, आसिया, आयशा, रोहन, करण, रवि, एजाज, दानिश, सरदीप सिंह, हरभजन सिंह और मेरे प्यारे बच्चे गुड्डू। सब बढ़िया, सब बढ़िया। सर क्या कर रहे हो? सर आपके वन शॉट देख रहे हैं। अभी तक हमारे 10 वन शॉट कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए लाइक और कमेंट दबा के ठोक दीजिए, दबा के ठोक दीजिए। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, दबा के ठोक दीजिए। अच्छा, एक मीम देखी थी, वैसे मुझे करने की कोशिश कर रहा था बट हो नहीं पाया मेरे से। चलो नेक्स्ट टाइम लाइक एंड कमेंट दबा के ठोक दीजिए, महाकाल की कसम से। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज का जो हमारा वन शॉट रहने वाला है उसको ध्यान से अच्छे से समझना। वन शॉट, ठीक, ये वन शॉट 11वां रहने वाला है और हमारे पास जो चैप्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, मेरी बात से ध्यान से समझना। बशीर साहब, थर्मोडायनामिक्स हमने क्लास 11th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, मतलब केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर पढ़ रखा है। आधा चैप्टर इधर का और आधा चैप्टर उधर का सेम है, बट मैं वो वाला चैप्टर इधर रिपीट करूंगा। वो क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे पता है कुछ गधेड़े बच्चे भी हैं जिनको भूलने की आदत है, और उनके लिए क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। और एक चीज ध्यान में रखना, क्या, कि मैं पूरी फिजिक्स आज रात को, चाहे मुझे जागना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं डाल दूंगा। कल आपको रिवीजन के लिए क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। अभी मेरे पास इसके बाद सिर्फ 3 ही लेक्चर डालने हैं, वो बिल्कुल इजी है मेरे लिए। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? अच्छा सर, चैप्टर पे आओ बशीर साहब। ठीक है बशीर साहब, चैप्टर है हमारा थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का मीनिंग क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स का क्या मीनिंग होता है? थर्मो मतलब होता है दैट इज हीट, है ना, और डायनामिक का मतलब होता है मोशन। ठीक है, डायनामिक का मतलब क्या होता है? मोशन। मतलब वो स्टडी जिसमें आप हीट के मोशन की बात करते हो उसको थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? वो स्टडी जिसमें आप हीट के मोशन की बात करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, बशीर साहब आराम से चाय पी रहे थे, ये चाय का कप था। बशीर सर ने एक चीज नोटिस की क्या, कि चाय गर्म है और आस्ता आस्ता उससे हीट बाहर भी निकल रही है। तो हीट कहां से ट्रैवल करती है? हीट इज द एनर्जी विच ट्रैवल फ्रॉम द हॉट बॉडी टूवर्ड्स द कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी किसकी? हॉट बॉडी कटरीना। सर ऐसे नहीं बोलते। हॉट बॉडी का मतलब हो गया जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो, जिसका टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो। और कोल्ड बॉडी मतलब जिसका टेम्परेचर कम हो। और जो ये एनर्जी मूव करेगी, इसी की स्टडी को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, एक्चुअली इस थर्मोडायनामिक्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करनी है। मैं एक डेफिनेशन अच्छी से दे देता हूं। थर्मोडायनामिक्स इज द फील्ड concerned with the study of
इंटर कन्वर्शन ऑफ हीट। इंटर मतलब हीट कन्वर्ट हो सकती है किसमें, काम में, एंड वेरियस अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी। बात समझ आई कि नहीं है? एक तो हीट का फ्लो हो गया, दूसरा क्या, हीट की कन्वर्शन काम में और वेरियस अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जो स्टडी इस चीज के साथ डील करती है उसी को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। अच्छा, कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो आपने समझनी है। जैसे पहला आ गया सिस्टम, थर्मोडायनामिक्स सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। मान लो कि बशीरा मेरी क्लास में वहां बैठा है, एक नई लड़की आई, खूबसूरत लड़की आई, आंखें बिल्ली बिल्ली, स्किन वाइट वाइट, बशीरे की नजर उस पे। बशीरा जानने की कोशिश कर रहा है कि इस लड़की का नाम क्या है, नाम पता करने की कोशिश कर रहा है, उसके पापा का नाम क्या है, उसके अब्बू जी का नाम क्या है, उसके अब्बू पुलिस में तो नहीं है, उसका भाई कहीं जिम तो नहीं जाता कि बाद में अगर इसके पीछे गया तो कोर्ट ना खानी पड़े। बात समझ आई कि नहीं? तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो वो जो लड़की है वो बशीरे के लिए क्या हुई, दैट इज सिस्टम हुई। क्या हुई? सिस्टम। बात समझ है कि नहीं है? तो एक मैं जर्नल एग्जांपल भी ले रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ये मेरे पास कप है, है ना, ये कप गरम गरम था, मैं इसको जज कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं यार इसके अंदर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी जो गर्माइश है ये बाहर आ रही है, ये इसकी गर्माइश क्या आ रही है, बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या आ गया, सिस्टम आ गया। ये मेरे लिए क्या आ गया, सिस्टम आ गया, क्योंकि मैं इसी पे फोकस हूं। और जो बाकी बचा हुआ चीज है उसको सराउंडिंग बोलेंगे। अब मेरी बात सुनना, क्या ये चाय के अंदर लिक्विड है, वो लिक्विड छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है कि नहीं है ना, है ना। तो जो एनर्जी की बात कर रहा हूं वो किसके पास होगी, वो इन पार्टिकल्स के पास होगी। तो थोड़ी डेफिनेशन गहराई में जाके समझाऊं, एन असेंबली ऑफ वेरियस लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, असेंबली ऑफ वेरियस लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग अ सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर। इसके पास कुछ ना कुछ प्रेशर है कि लिक्विड को जैसे इसे छोटा सा सुराख कर दो कप, लिक्विड बाहर आएगा, प्रेशर है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है और कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। इसका थर्मोडायनामिक सिस्टम, और इसी पे जिस पे आप इन्वेस्टिगेशन करते हो वही थर्मोडायनामिक सिस्टम हो जाता है। इसके बाद आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब इस कप के अलावा, इस कप के अलावा जो भी चीज बची है उसको सराउंडिंग कहते हैं, ठीक है। एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच कैन हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड द सराउंडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल बशीरे के लिए वो लड़की क्या थी, सिस्टम, और उसके इर्द गिर्द के जितने भी लोग थे वो क्या है, दैट इज सराउंडिंग हो जाता है। अच्छा, जब सिस्टम और सराउंडिंग मिलते हैं ना, जब सिस्टम और सराउंडिंग मिलते हैं, जैसे वो लड़की और पूरी क्लास जब मिली तो क्या बना, यूनिवर्स बना। क्या बना, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स हमेशा क्या है, यूनिवर्स इज एक्चुअली द सम ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। अच्छा देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। एक खुला सिस्टम, ओपन सिस्टम, एक है क्लोज सिस्टम और एक है आइसोलेटेड सिस्टम। इन तीनों सिस्टम को मैं बेहतरीन तरीके से इधर डिस्कस कर रहा हूं। देखो, ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम का मतलब क्या हो गया, ऐसा सिस्टम जिसका ऊपर से ढक्कन नहीं है, खुला सिस्टम है जिसमें एनर्जी आराम से और मैटर आराम से एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग के साथ। मान लो ये पानी है, पानी को आपने ही गर्म करके रखा है, तो गर्म करके रखा है तो इसके वाटर वेपर्स भी निकल के बाहर आ सकते हैं, वाटर वेपर भी निकल के बाहर आ सकते हैं और इसकी हीट भी बाहर आ रही है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम, ठीक है। द प्रेशर ऑफ अ रिएक्टेंट्स इन एन ओपन सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम मतलब ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया, अब यहां से हीट लीक हो सकती है क्लोज सिस्टम में, बट यहां से कोई भी सामान वगैरह बाहर नहीं आ सकता, कोई मतलब ये पानी वाटर वेपर निकल के बाहर नहीं आ सकता। सच अ सिस्टम इज नोन एज द क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और अ मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। कोई एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक थर्मस है,
ठीक है, उसमें आपने चाय डाली है, ना चाय के वेपर्स बाहर आएंगे और ना चाय की हीट बाहर आएगी। बात समझ आई कि नहीं? इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्रिएट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हीट बड़ी चालाक होती है, हीट बड़ी आसानी से बाहर आ सकती है। इसलिए जो थर्मस होता है आपके घर में, वहां से थोड़ी थोड़ी हीट लीक होती रहती है। मतलब चाय मैंने अभी गर्म डाली, शाम तक गर्म रहेगी, सुबह तक गर्म नहीं रह सकती। मतलब कल सुबह चलो मान लो अच्छा है, 10 दिन तक आपकी हीट वहां पे स्टोर रही, बट आस्ता आस्ता वो हीट क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। देखो, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी और अ साइज ऑफ मैटर। मतलब एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो साइज पे डिपेंड करती है। जैसे किसी भी गैस का मास हो गया है ना, वो उसके साइज पे डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल उस गैस में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हैं तो उसका मास क्या है? ज्यादा है। उसका क्या हो गया? उसका मास हो गया, उसका वॉल्यूम होगी और उसकी इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब होता है उसके अंदर कितनी हीट है पर यूनिट मोल, मतलब एक मोल में कितनी हीट पड़ी हुई है। ये कुछ नहीं होता, ये हीट ही होती है। केमिस्ट्री में मैंने बहुत अच्छे से इस पर चर्चा की है, बट अभी मैं इसके ऊपर कोई चर्चा करने वाला नहीं हूं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ अ मैटर और अ क्वांटिटी। मतलब ये डिपेंड नहीं करता किसी भी साइज पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रूम है ना, ये रूम को मैं अगर बढ़ा दूंगा, मतलब इसको बड़ा करूंगा, तो क्या इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी ना? तो ये वॉल्यूम जो है वो क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। बट अगर इस रूम का टेम्परेचर है, क्या इस रूम को बड़ा करने से इसके रूम के टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। बात समझ है कि नहीं है? टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर आर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जैसे हमारे पास जो पानी होता है ना, जो पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और ये याद रखना सेंटीमीटर जो क्यूब होता है वो 1 ml के बराबर ही होता है। होप आपको इतनी चीज क्या हुई होगी? क्लियर होगी, ठीक है। बात समझे कि नहीं? डेंसिटी देखो, समुद्र का पानी लो उसकी डेंसिटी भी एक होती है, आप ग्लास में पानी लो तो उसकी भी डेंसिटी कितनी होती है? एक ही होती है। उसके बाद प्रॉपर्टीज यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिस्टम। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आप पढ़ोगे तो आपको सिस्टम के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे उसका प्रेशर है ना, प्रेशर मैं अच्छे से समझा चुका हूं केमिस्ट्री में। जैसे उसका टेम्परेचर ये भी समझा चुका हूं, वॉल्यूम उसका समझा चुका हूं। इंटरनल एनर्जी पे मैं आज थोड़ी बात करूंगा। इंथैल्पी केमिस्ट्री में समझा चुका हूं, एंट्रोपी इंथैल्पी केमिस्ट्री में समझा चुका हूं, फ्री एनर्जी भी मैं केमिस्ट्री में समझा चुका हूं, और नंबर ऑफ मोल्स भी मैं केमिस्ट्री में समझा चुका हूं। और इस पे कोई भी सवाल भी नहीं आने वाला। अगर सवाल आएगा तो इंटरनल एनर्जी पे ही सवाल आएगा। इंटरनल एनर्जी को मैं थोड़ी देर के बाद मैं डिस्कस करूंगा। ये स्लाइड इसलिए मैंने आपको डाली थी ताकि आपको पता चल जाए कि अगर किसी सिस्टम को स्टडी करना है तो इन चीजों का ध्यान में रखना होता है। अच्छा देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस, कुछ प्रोसेस है जैसे मैं आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस, ये ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ऐसा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कभी नहीं बदलता, कांस्टेंट रहता है। मतलब इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर, ठीक। इसको इधर लाओ तो दैट इज, इसको इधर ले जाओ, ध्यान से अच्छे से समझना। देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब जितना पहले वाला टेम्परेचर था उतना बाद वाला टेम्परेचर है। इसको उधर लेके जाओ, इस साइड 0 बचेगा, उधर लेके T फाइनल माइनस T इनिशियल, इसको बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 0। मतलब डेल्टा T आइसोथर्मल में क्या होता है? क्या होता है? 0 होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस, इट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर बदलता नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कभी भी बदलता नहीं है। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा हो गया? इट इज द प्रोसेस इन विच नो ट्रांसफर ऑफ हीट, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती। मतलब Q में हीट के लिए यूज कर रहा हूं, Q इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका और मतलब क्या हो सकता है कि जितनी पुरानी हीट थी उतनी बाद में भी हीट है, ठीक है। इसका और क्या मतलब हो जाता है कि Q फाइनल माइनस Q इनिशियल जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। इसको इधर ले गए तो ये माइनस में चला जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसका और क्या मतलब होगा? चेंज इन Q इज इक्वल टू 0।
आइसोबारिक प्रोसेस क्या होगा? आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे, मतलब P इज इक्वल टू क्या रहे? कांस्टेंट रहे। इसका और मतलब क्या हो सकता है? P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। और मतलब क्या हो सकता है? P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू 0, मतलब उनमें चेंज कुछ भी नहीं है। और इसको कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0। आइसोकोरिक को कैसे लिख सकते हैं? दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इसको इधर ले जाओ, 0 इज इक्वल टू फाइनल माइनस माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 0 इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कभी भी नहीं बदलता। तो ये कौन सा? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा सुनना, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? व्हेन इन अ प्रोसेस अ चेंज इज ब्राउट इन सच अ वे दैट द प्रोसेस कुड एनी टाइम मूवमेंट बी रिवर्स बाय अ इन्फिनिटली स्मॉल चेंज, द चेंज इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई चीज नहीं बनाई जाए बट उस नई चीज को दोबारा पुरानी चीज में कन्वर्ट किया जाए, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये आइस है, ये एक प्रोसेस से पानी बन गई, तो क्या पानी को दोबारा आइस बनाया जा सकता है? हाँ, सच अ प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल अच्छा, रिवर्सिबल में क्या होगा? जिस पाथ से ये बनाया गया उसी पाथ से ये बनाना है। बात समझे कि नहीं? मतलब ये आइस से बना पानी और पानी से दोबारा क्या बना? आइस, उसी पाथ पे। ठीक है, व्हेन इन अ प्रोसेस अ चेंज इज ब्राउट इन सच अ वे दैट द प्रोसेस कुड एनी मूवमेंट बी नॉट रिवर्स, कि इसमें रिवर्स ना हो, सच्चा प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंड ये इसको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वुड को आग लगा दी, तो ये क्या बन गया? ऐश बन गया। ठीक है, या कोल बन गया। तो ये प्रोसेस ऐसा है जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस, द साइक्लिक प्रोसेस इज डिफाइंड एज व्हेन अ स्टेट ऑफ अ गैस एक्चुअल और आइडियल चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट देन रिटर्न टू द सेम स्टेट। साइक्लिक प्रोसेस क्या हुआ? सुनना ध्यान से, अच्छे से समझना। साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, मान लो कि ये गैस की एक स्टेट है। ठीक है, ये गैस की एक स्टेट है। ठीक है, इसका प्रेशर है 2 atm और इसका टेम्परेचर है 10 केल्विन। ठीक है, 10 केल्विन नहीं रख लो, 310 केल्विन रख लो। ठीक है, ये स्टेज में है। फिर मैंने इसी गैस को उठाया और दूसरी स्टेज में ले गया, 20 स्टेज में ले गया। ठीक है, उधर इस गैस का प्रेशर जो है 10 atm और इसका जो टेम्परेचर है वो 410 केल्विन है। ठीक है, मतलब गैस की एक स्टेज दूसरी स्टेज में चलेगी, और अगर वापस ये दोबारा इस स्टेज में आ जाए, मतलब गैस दोबारा इस स्टेज में आ जाए, इस स्टेज में दोबारा आ जाए, सच अ प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, यहां पे आपने किया क्या था? यहां पे पिस्टन लगाया हुआ था। ठीक है, इसका प्रेशर बढ़ाया है आपने। प्रेशर क्या किया है? इसका बढ़ाया है, प्रेशर बढ़ाया है, और इसको हीट भी दी है। इसको थोड़ी बहुत ही क्या दी है? हीट भी सप्लाई की है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। नहीं, इधर से इधर जाने में आपने क्या बढ़ाया? प्रेशर को बढ़ाया, टेम्परेचर को भी साथ साथ में बढ़ाया। बट इधर से इधर आने पे आपने प्रेशर को कम किया और टेम्परेचर को भी क्या किया? कम किया। ठीक है, सच अ प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये एक्चुअली थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? जब मान लो कि ये दो कंपार्टमेंट है, थर्मल, मैं बोल रहा हूं ये दोनों कंपार्टमेंट एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, जब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये ज्यादातर थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करता है जीरोथ लॉ। वो बोलता है 3 कंपार्टमेंट है। कितने कंपार्टमेंट है? देयर आर 3 कंपार्टमेंट, ए बी सी। बोल रहा है अगर टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, अगर इसका टेम्परेचर इसके साथ मिलता है, ए का टेम्परेचर इसके साथ मिलता है, मतलब ये 10 डिग्री है तो ये भी कितना है? 10 डिग्री है। ठीक है, तो
टेम्परेचर ऑफ ए फिर मिलता है टेम्परेचर ऑफ सी से, अगर ये भी 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा 10 डिग्री। तो क्या ऑटोमेटिकली इन दो इक्वेशन से ये भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो क्या आप ऐसे नहीं बोल सकते टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी? आप खुद देखो, ये 10 ये 10 ये 10 ये 10, तो क्या ये भी 10 और ये भी 10 होगा? नहीं, कि नहीं होगा? बोला इफ द टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ बी, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी and temperature of A is equal to temperature of C, then automatically the temperature of B is equal to temperature of C ऑटोमेटिकली, ठीक है। मतलब अगर ये इसके थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये इसके थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये C वाला खुद ब खुद B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इट इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जी दैट अ सिस्टम कैन पोजेस। बात समझे कि नहीं? इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हो गया? ये मेरे पास गैस है कंटेनर में, ये आयशा ने मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इधर दे दी है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? अब ये पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, ठीक है, ये गैस है, गैस के पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई नीचे आ रहा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई नीचे आ रहा होगा, कोई। तो इस गैस मॉलिक्यूल के पास बहुत सारी एनर्जीज होंगी, वो जितनी भी एनर्जी होंगी उन सबको क्या बोला जाएगा? इंटरनल एनर्जी। इट इज द सम ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अ सिस्टम कैन पोजेस। टोटल एनर्जी, इसको यू से डिनोट करते हैं। इसमें सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी, सारे के सारे पोटेंशियल एनर्जी, सारी सब मॉलिक्यूल्स की, वो किस में आ जाती है? दैट इज इंटरनल एनर्जी में आ जाती है, ठीक है। इन थर्मोडायनेमिक इट इज डिनोटेड बाय यू विच में बी चेंज, जो चेंज हो सकती है। हीट पास इन टू आर नॉट आउट ऑफ द सिस्टम, मतलब ये चेंज कैसे हो सकती है? अगर आप इसको हीट दो तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, हीट निकालोगे तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, मतलब अगर ऊपर से दबाओ, इसके ऊपर दबाओ तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर इसको रिलैक्स करो तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। मैटर इंटर आर लीव्स द सिस्टम, और अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स डाल दिए इसमें तो उससे कोलिशन बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से भी इंटरनल एनर्जी बढ़ाई कम की जा सकती है। मैंने इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अच्छा, इसके बाद है आप इंटरनल एनर्जी को, मतलब द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, ठीक है, आराम से समझना इस चीज को। बोल रहा है इस सिस्टम में, ये सिस्टम है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इतना तो मुझे भी आता है, इतना आपको भी आता है, ये सिस्टम बन गया, इसी पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बोल रहा है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब ये सिस्टम है, ये इसका सराउंडिंग है। बोलता है मतलब किस किस तरह से सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम को दी जा सकती है, या सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ली जा सकती है। उसके दो तरीके हैं, एक है हीट पास्ट इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। अगर डालोगे तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर निकालोगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। वर्क इज डन आर आउट ऑफ द सिस्टम, मतलब जब आप इसको दबाओगे ऐसे तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर ऐसे कम करोगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब पिस्टन को नीचे करोगे इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगी, ये जल्दी जल्दी मूव करने लग जाएंगे, और अगर रिलैक्स करोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दो तरह से आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो, सराउंडिंग से सिस्टम या सिस्टम से सराउंडिंग। एक हीट ले दे के, एक गैस के ऊपर काम करके, या गैस खुद काम करे, ठीक। इसके बाद है हीट। सुनो, हीट सुनना ध्यान से, अच्छे से समझना। हीट एक एनर्जी है, इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड द हीट। देखो, हीट एक एनर्जी है जो ट्रैवल करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठंडा पानी बशीरा अपने ऊपर डालेगा तो उसको ठंडा महसूस होगा, क्यों? क्योंकि वो ठंडा पानी हमारी गर्म बॉडी से हीट ले लेता है, और अगर गर्म पानी डालोगे तो वो गर्म पानी हमारी बॉडी को हीट दे देता है, और बशीरा उस केस में गर्म महसूस करता है,
हीट का मतलब ये है। हीट क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। देखो, अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये आपके पास सिस्टम है, ये क्या है? ये कोई सिस्टम है, ठीक, मान के चलो ये सिस्टम है। आपने इसको हीट दी और इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, तो हीट गिवन टू द सिस्टम इज टेकन एज द पॉजिटिव। ये याद रखना, हीट गिवन टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। और ये कोई सिस्टम है, मतलब ये बशीरा है, ये बशीरा है, ठीक। इससे हीट ली, इससे हीट बाहर निकाल ली, ठीक है। तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, तो इसको क्या बोलेंगे? हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव। हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम इज टेकन एज द पॉजिटिव। बात समझिए, जब हीट दोगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी पॉजिटिव में, और जब हीट लोगे तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। वर्क, अब मेरी बात ध्यान से समझना, वर्क का मतलब होता है काम, ठीक। इधर देखना, सुनना, काम। वी कैन ऑल्सो चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बाय वर्क डन, बाय वर्क, मतलब हम गैस का इंटरनल एनर्जी बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्क, या मैं बोलूं काम से हम बदल सकते हैं। देखो ध्यान से, ये आपके पास कंटेनर है, आराम से समझना, ये इसके ऊपर क्या लगा रखा है? पिस्टन लगा रखा है, ठीक है। ये पिस्टन है, ये इसके क्या है? गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल है। अब देखो, सुनना, इधर इधर हमने, सुनना आराम से सुनना, आराम से, हमने गैस के ऊपर काम किया, हमने गैस के ऊपर काम किया, ये एफ एक्सटर्नल है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कहां हुई? इस डायरेक्शन में। गैस की फोर्स कहां है? गैस मतलब गैस तो बाहर जाएगी ना, फोर्स इंटरनल फोर्स, ठीक है। डिस्प्ले एक्स इधर, फोर्स इंटरनल इधर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटरनल और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन है, माइनस एक्स। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इंटरनल फोर्स इंटू एक्स। अब देखो, जब कभी भी आप गैस के ऊपर काम करते हो तो वर्क डन नेगेटिव आता है। वर्क डन ऑन द गैस इज टेकन एज द नेगेटिव इन फिजिक्स, ठीक है। बट इस केस में गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाती है। केमिस्ट्री में इस इंटरनल एनर्जी की बढ़ने की वजह से वहां पे काम पॉजिटिव लिया जाता था। ये फर्क है वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स ऑफ फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स ऑफ केमिस्ट्री में, ठीक। इतनी बात समझ आ गई? देखो, अच्छा, ये यहां पे क्या हुई है? कंप्रेशन हुई है, कंप्रेशन हुई है। कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ? कि गैस को दबाया गया है, उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, बट जो गैस की फोर्स है वो ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, वर्क डन नेगेटिव आएगा, ठीक है। फिजिक्स का थोड़ा लेके चलना है ना। केस सेकंड, वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम मतलब गैस। देखो, ये है गैस का कंटेनर, ये पिस्टन लगा हुआ है। अब आराम से समझना, बाहर वाली फोर्स तो है ही नहीं आज, अब है ना। अब ये इंटरनल फोर्स और ये पिस्टन ऊपर ही जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, ठीक है। अब ये गैस क्या हो रही है? रिलैक्स हो रही है, ठीक है, बात समझे। और गैस की क्या होगी? एक्सपेंशन हो रही है, ठीक। गैस की क्या हो रही है? एक्सपेंशन हो रही है, वो कंप्रेशन हो रही थी। वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल फोर्स, है ना,
और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वर्क डन कैसी आई, पॉजिटिव आई है। बट वर्क डन पॉजिटिव की वजह से अब देखो ये इंटरनल एनर्जी ही काम करवा रही है, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, इस केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये याद रख लेना। और इस इंटरनल एनर्जी कम होने की वजह पे केमिस्ट्री में वर्क डन हम क्या लेते थे, नेगेटिव लेते होते थे। बात समझ है कि नहीं है? ये बहुत बड़ा फर्क है साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क का केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। होप आपको इतनी चीज क्या हुई होगी, क्लियर होगी। देखो ध्यान से, वर्क वर्क देखो, वर्क को अच्छे से समझाना। वर्क, यहां पे जो वर्क है ना, वर्क का मतलब होता है काम, और इसको थोड़ा फिजिक्स के नजरिए से ही देखेंगे। ठीक, अच्छा, काम का मैंने अभी बताया कि काम अगर गैस के ऊपर हो रहा होगा, दब रही होगी गैस, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है और वर्क डन नेगेटिव होता है। और अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वर्क डन कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। देखो सिंपली अगर मैं आपके सामने ये कंटेनर बनाऊं, ये मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, और यहां पे प्रेशर कांस्टेंट रखना है। ठीक है, ये पिस्टन है, ये गैस भरी हुई है, ठीक है, इसमें गैस है, गैस होगी तभी ये फोर्स इधर लगाएगा और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, ये ऊपर डर करके ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर मैं वर्क डन लिखूं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटरनल इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बात क्लियर होगी। और अभी मैं वर्क डन ऐसे मान रहा हूं कि प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, याद रखना। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, मुझे इतना पता है, आराम से सुनना, मुझे इतना पता है कि जब मैं प्रेशर लिखता हूं तो वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, और जब मैं फोर्स लिखता हूं तो वो प्रेशर इनटू एरिया होता है। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि फोर्स की जगह प्रेशर इनटू एरिया इनटू एक्स। ठीक है, अब ये जो एक्स है ये क्या है, एक्स है कि पिस्टन कितना ऊपर गया है, पिस्टन कितना ऊपर गया, ये पिस्टन, और ये इसका ये वाला इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। ये जो ए इंटू एक्स है, ए इंटू एक्स है, इसको लिखा जाता है वॉल्यूम। तो जो वर्क डन निकलता है वो कितना, क्या निकलता है, दैट इज पी इंटू वी। ठीक है, अगर आप अच्छे बच्चे हो तो हमेशा याद रखना, यहां पे इस एक्स को डिस्प्लेसमेंट ना करके चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और ये जो एरिया आता है उसको हम क्या लिखते हैं, ये जो वॉल्यूम आता है इसको भी चेंज इन वॉल्यूम लिखते हैं, और वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी लिखते हैं। होप आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। ओके जी, ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। इतनी बात जब क्लियर होगी, बट मैं थोड़ी चीजें ऐसे बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जब कंप्रेशन होगी, जब क्या होगी, कंप्रेशन होगी, वर्क डन नेगेटिव होगा, पी डेल्टा वी। और जब एक्सपेंशन होगी, वर्क डन पॉजिटिव आएगा, पी डेल्टा वी। ये कब का केस है, जब प्रेशर कांस्टेंट है। अगला केस मैं पढ़ाऊंगा, दैट इज वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको कैसे करना है, देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि आपका टेंपरेचर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इस चीज को ध्यान में रखना, यहां पे प्रेशर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, बट कांस्टेंट क्या रहेगा, टेंपरेचर। ठीक है, ये वर्क डन निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब होगा क्या, आपको यह पता है कि जो वर्क डन है उसका बेसिक फॉर्मूला पी डेल्टा वी है। ये तब है जब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, वो जो हमने पहले वाला केस लिया है। बट हमने क्या करना है कि क्या करना है, देखना ध्यान से, ये ध्यान से समझना। ये मेरे पास कंटेनर है, इसमें गैस है, ठीक है, गैस है, और इसमें क्या लगा दिया हुआ है, पिस्टन लगा दिया हुआ है। ठीक है, मैंने पहले केस में प्रेशर को कांस्टेंट माना था, प्रेशर अब प्रेशर को जब मैंने कांस्टेंट माना है तो प्रेशर बदलता नहीं है,
है ना पहले केस में। अब प्रेशर बदल सकता है, ठीक है, 1 एटीएम से 10 एटीएम, 10 से 100 एटीएम हो सकता है। तो ये प्रेशर वेरिएबल है। तो वेरिएबल के केस में आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी और ये चीजें आस्था से इंक्रीज करनी पड़ेंगी, मतलब छोटा लेना पड़ेगा। मतलब ये छोटा सा वॉल्यूम चेंज हुआ, दैट इज डीवी। जो पहले बड़ा वॉल्यूम चेंज हो सकता था ना डेल्टा वी, अब वो कितना चेंज हुआ डीवी। तो मैं पहले क्या निकालूंगा, छोटा वर्क डन। छोटा वर्क डन इज इक्वल टू पी डीवी। और ये कंप्रेशन हो गई है कि एक्सपेंशन हो रही है। इस केस में अभी तक तो मुझे यही समझ आ रहा है कि आप एक्सपेंशन के लिए निकाल रहा हूं। एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया कि आप वर्क डन, आराम से सुनना, आप किसके लिए निकाल रहे हो कि गैस एक्सपैंड हो रही है। और वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। थर्मोडायनेमिक्स में यही हो सकता हो जाता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P इंटू डेल्टा वी, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो आप पहले छोटा वर्क डन निकालोगे तो P डेल्टा वी। अच्छा, एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, मैं पढ़ा चुका हूं, दैट इज PV इज इक्वल टू NRT, ताकि इस प्रेशर को रिप्लेस करना होता है इस डेरिवेशन में। V इज इक्वल टू NRT अपॉन V, इस NRT अपॉन P, मतलब इस प्रेशर को रिप्लेस करना है तो प्रेशर के लिए निकालो ना चाचा। ये प्रेशर इधर, वॉल्यूम इधर, ठीक है, ये प्रेशर के लिए निकाल लिया। तो इस प्रेशर को उठाओ और इधर डाल दो, ठीक है। मतलब इस प्रेशर की जगह आप क्या लिख सकते हो, dW इज इक्वल टू NRT अपॉन V dV, ठीक है। अब क्या करना है, पूरा वर्क डन निकालना है। पूरा वर्क डन मतलब इंटीग्रेशन dW, सांप लगा दो ये वाला, ठीक है, इज इक्वल टू इधर भी इंटीग्रेशन, दैट इज NRT डिवाइडेड बाय V dV। और कहां से कहां तक निकालना है, V से V2 तक निकालना है काम। मतलब आपने गैस को एक्सपैंड किया, कहां से कहां तक, दैट इज फ्रॉम V1 से लेकर यहां बड़ा V2 तक, ठीक है, एक्सपैंड हो रही है और खुद ब खुद काम हो रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम है, बाय द गैस है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, बट वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा। इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, आराम से चलते हैं आगे। ये इंटीग्रेशन और डी हमेशा जहां पे लगा होगा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 तक। ये कितना हो जाएगा, NRT अपॉन V dV। अब कोई मसला नहीं है, NRT कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। वर्क डन इज इक्वल टू NRT कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 तक, और ये कितना आया, 1 अपॉन V dV, ठीक है। 1 अपॉन V dV की इंटीग्रेशन क्या होती है, अगर आप अच्छे बच्चे हो NRT तो पता होगा कि 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग x। तो 1 अपॉन V की इंटीग्रेशन क्या होगी, दैट इज नेचुरल लॉग V। तो ये नेचुरल लॉग V आया और कहां से कहां तक, माइनस V1 से लेकर V2 तक। होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। फिर वर्क डन इज इक्वल टू NRT, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नेचुरल लॉग V2 माइनस नेचुरल लॉग V1, ठीक है। लॉग ध्यान से समझना, एक और फॉर्मूला आ रहा है, नेचर लॉग A माइनस नेचर लॉग B, ये किसके बराबर होता है, लॉग A अपॉन B के, मतलब लॉग A अपॉन B किसके बराबर होता है, लॉग A माइनस लॉग B। ये 9th क्लास में आपने सीखा है, थोड़ा ध्यान रखना। और ये हमने मैथमेटिकल टूल्स में सीख रखा इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। फिर क्या, वर्क डन इज इक्वल टू NRT, फिर हम क्या लिखेंगे, LN V2 से V1, ठीक है। ये हमारा वर्क डन निकल के आ गया है, बट देयर आर सम चेंजेस जो हमें करना बहुत जरूरी है। देखो, वर्क डन इज इक्वल टू NRT नेचुरल लॉग की जगह, जैसे ये नेचुरल लॉग है ना, इसकी जगह आप 2.303 log टू द बेस 10 लिख सकते हो। ये log टू द बेस E होता है, ये log टू द बेस 10 होता है, और इसको आप क्या लिखोगे, 2.303 log V2 अपॉन V1, ठीक है। इस पूरे की जगह, मतलब LN की जगह आपने ये पूरा लिख दिया, LN की जगह आपने ये पूरा लिख दिया। अब कायदे से नंबर पहले लिखेंगे, 2.303 NRT, ये पूरा आगे ले लिया, और log V2 अपॉन V1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। कुछ ऐसे भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बॉयल्स लॉ ये कहता है V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P
वन, है ना, P2 अपॉन P1। या इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, क्या, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। इसको क्या बोला जाता है, दैट इज बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ से हम क्या कर सकते हैं, ये V2 अपॉन V1 जो मैंने लिख रखा है इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इस जगह P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, ये हमने किसके लिए लिखा था, एक्सपेंशन के लिए किया वर्क डन। अच्छा, कंप्रेशन भी हो सकता है ना। कंप्रेशन के लिए क्या होगा, कंप्रेशन के लिए वर्क डन नेगेटिव हो जाता है, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव एन आर ना, वो 2 नंबर लिखो ना पहले, 2.303 एन आर टी लॉग V2 अपॉन V1। और अगर बॉयल्स लॉ को भी साथ में लेके चलें तो यहां पे P1 अपॉन P2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, वर्क डन बाय द एडियाबैटिक प्रोसेस मैं करवाऊंगा थोड़ी देर के बाद। उससे पहले हमने एक चीज करनी है, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वर्क डन इन अ एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने बोला मैं करवाऊंगा, बट उससे पहले आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, इधर ध्यान से देखना। बोल रहा है अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम मतलब क्या हो गया, सिस्टम मतलब होगी गैस, ठीक है, ये सिस्टम है, इसको जो आप हीट देते हो, इसको जो आप क्या करते हो, हीट देते हो, ठीक है, हीट मतलब क्यू देते हो, तो वो 2 काम करती है। एक इसके अंदर की एनर्जी बढ़ाती है, दैट इज यू बढ़ाती है, और दूसरा इसको काम करवाती है, मतलब ये एक्सपैंड करता है। बात समझे कि नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी था, बट वहां का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और यहां पे जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वर्क डन की साइन कन्वेंशन हमने बदल दी है, तो इस चीज का ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, पहली बात, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये कहता क्या है, heat supplied first increase the internal energy, पहले इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, एंड देन डज वर्क डन। होप आपको इतनी बात तो क्लियर होगी। मतलब जो हीट दोगे वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और काम करेगा। बात समझे कि नहीं, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो, अगर हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है, हीट दोगे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अगर हीट लोगे तो उसका हीट लोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो टेकन एज द नेगेटिव। बात समझे कि नहीं है। हीट गिवन, ठीक है, हीट टेकन। अच्छा, यही चीज क्यू के लिए भी लिख सकते हो पॉजिटिव, क्यू के लिए भी क्या लिख सकते हो, नेगेटिव। यहां पे हीट दिया तो पॉजिटिव, हीट लिया, हीट टेकन तो टेकन एज नेगेटिव। काम, वर्क बाय गैस की फोर्स इधर, उसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन गैस इज नेगेटिव, क्योंकि उस केस में सिनेरियो चेंज हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होती है, और गैस की फोर्स तो हमेशा ऊपर की तरफ लगेगी। बात समझे कि नहीं। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो, जो हीट दी ना, वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और साथ में क्या करेगा, काम करेगा, है ना। हीट दी, ये जो हीट दी है ना, ये हीट जो दी है ये कांस्टेंट प्रेशर पे दी है, ये याद रख लेना। कांस्टेंट प्रेशर पे क्यों दी है, क्योंकि इस गैस का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, और ये जो हीट है ये 2 काम कर रही है, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है। और इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो उसकी वॉल्यूम को बदल रहा नहीं है। ये वाली हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और काम भी करेगी, होप आपको ये वाली चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। आपको पता है कि क्यूपी क्या होता है, हीट
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको कैसे लिखते हैं, एन सी पी डेल्टा टी, इसको कैसे लिखते हैं, एन सी वी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी, और आप अगर अच्छे बच्चे हो तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, और पी डेल्टा वी जो होता है वो एन आर डेल्टा टी होता है। तो ये वाली चीज आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। बात समझ आई कि नहीं? होप आपको इतना कंसेप्ट समझ आया होगा। देखो अब है क्या कि एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी, ठीक है, कॉमन ले लो, एन डेल्टा टी सी पी इज इक्वल टू एन डेल्टा टी, कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, सी पी प्लस आर, सी वी प्लस आर, सी वी प्लस आर बचा, ठीक है। एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी क्या हो गया, कैंसिल। अब ध्यान से देखो, क्या सीपी बड़ा है क्योंकि सीवी में कुछ ऐड करो तभी सीपी आता है, तो मतलब ये हो गया जो सीपी है वो बड़ा है सीवी से, पहली कंसेप्ट तो ये क्लियर हो गया। और दूसरा, जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है वो भी बड़ा है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि ये हीट दो काम कर रही है, इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ा रही है और साथ में काम भी कर रहा है। बात समझ है कि नहीं? अच्छा देखो ध्यान से, यहां पे सीपी उधर चला जाएगा, सीवी इज इक्वल टू आर, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। ये केमिस्ट्री में भी था, यहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर होगी। ये करने के बाद में वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस पे आता हूं, क्योंकि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आएगा तभी आप वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस या इन एडियाबैटिक प्रोसेस कर सकोगे। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, ऐसा प्रोसेस जिसमें पुरानी वाली हीट सिस्टम की बाद वाली हीट के बराबर हो, जीरो इज इक्वल टू क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, मतलब ऐसा सिस्टम जहां पे चेंज इन हीट क्या हो, जीरो हो, ठीक। आपको पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आपको पता है कि जो हीट दोगे वो एक इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और दूसरा काम करेगी, मतलब जो चेंज इन हीट होगी वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी करेगी और साथ में क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है। अगर ये डेल्टा का मतलब होता है बड्डा चेंज, क्या मतलब होता है, बड्डा चेंज, और डेल्टा की जगह आप क्या लिखोगे, डी क्यू क्या लिखोगे, छोटू चेंज, क्या कौन सा चेंज, छोटू चेंज, छोटू चेंज इज इक्वल टू डीवी प्लस वर्क डन कैसे लिखेंगे, मैं छोटा सा वर्क डन ही बोल रहा हूं, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन की थोड़ी मैंने मॉडिफिकेशन की है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, क्या एडियाबैटिक प्रोसेस में, क्या एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो होता है, तो छोटा डी क्यू भी क्या होगा, जीरो, जीरो इज इक्वल टू ये डी यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डी डब्ल्यू, तो जो वर्क डन होगा वो क्या माइनस डी यू के बराबर होगा, मतलब जो छोटा वर्क डन होगा वो क्या माइनस डी यू के बराबर होगा। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में जो काम होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही होता है। इतनी बात मुझे समझ आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या मैं डी डब्ल्यू को ऐसे लिख सकता हूं माइनस डी यू, और मुझे पता है यू की वैल्यू होती है दैट इज एन सी वी डेल्टा टी। बहुत सारे बच्चे एन सी वी डेल्टा टी होती है, यही होता है ना, डी यू की वैल्यू क्या होगी, डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अब छोटा डी यू है, ऐसे नहीं लिखते चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अब ये बड़ा चेंज, ये छोटा चेंज, ये बड़ा चेंज, ये छोटा चेंज, तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल 1 रखूं तो डी यू की जगह क्या आएगा, दैट इज सी वी डेल्टा टी। इतनी बात क्लियर होगी। अब आराम से देखना, ये टी जो है ये टेम्परेचर है, ये क्या है, टेम्परेचर, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी सी वी डी टी, मैं बड़ा टी ही यूज कर रहा हूं, टी फॉर टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर, ये टी आप बड़ा टी यूज कर लो इधर, टी फॉर टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर, ठीक। इतनी बात होगी। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस सी वी बाहर आ गया और ये क्या आ गया, डी टी आ गया, डी टी आ गया। ये काम निकाल रहा हूं, अब बड़ा काम निकालना है, बड़ा काम निकालना है तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, और यहां पे भी बड़ा काम निकालना है, सी वी डी टी, इंटीग्रेशन कहां से, टी 1 से लेकर टी
2 तक। आपको इतनी बात पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, दैट इज एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा, दैट इज टी। बाद में लिमिट्स निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस सी वी, है ना, डी टी। टी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, T1 से लेकर T2 तक। ठीक हो गया इतना, ये पूरा काम आ गया। पूरा काम इज इक्वल टू माइनस सी वी अपर लिमिट T2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज T1। अब ये माइनस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं प्लस करूंगा। देखो कैसे करूंगा प्लस, ये इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। प्लस मैं क्या करूंगा, इसको मैं प्लस करूंगा। देखो वर्क डन इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस सी वी T2, है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये इधर तो माइनस ही रहेगा, माइनस सी वी इंटू T2 दैट इज माइनस सी वी T2, और माइनस सी वी इंटू T1 इज इक्वल टू माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस सी वी इंटू T1। वर्क डन इज इक्वल टू सी वी T1, ये आ जाएगा माइनस सी वी T2। अब CV यहां से क्या ले लो, कॉमन ले लो। वर्क डन इज इक्वल टू CV कॉमन आ गया, क्या आया, T1 माइनस T2। देखो टेम्परेचर बदल सकता है बट हीट बदल नहीं सकती उस सिस्टम की। ये वर्क डन आया। अब आपकी जैसे बुक में दे रखा है, जैसे आपकी बुक्स वगैरह में दे रखा है, उस फॉर्म में लाते हैं ना। देखो वर्क डन इज इक्वल टू CV T1 माइनस T2, यही है ना। वर्क डन इज इक्वल टू CV T1 माइनस T2। अब ध्यान से देखो, इसको बदलना है मैंने, इस CV को थोड़ा सा रिप्लेस करना है मैंने। अब ये ध्यान में रखना है, CV को टारगेट करना है, क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर है लास्ट में, जो बुक में आंसर है लास्ट में, वहां पे ये CV नहीं आता। ठीक है, ओके सर, डन। अच्छा देखो, क्या CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है? ये सारा कुछ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस CV को रिप्लेस करना है, तो मैं दोनों तरफ CV से डिवाइड कर देता हूं। देखो CP डिवाइडेड बाय CV माइनस CV डिवाइडेड बाय CV इज इक्वल टू R अपॉन CV। मतलब डिवाइड बोथ साइड बाय CV CV CV, डिवाइड बोथ साइड बाय CV CV, दोनों तरफ CV से डिवाइड कर दिया। देखो CP अपॉन CV, ये क्या होता है, गामा। ये CV क्या हो जाएगा, कैंसल, -1 इज इक्वल टू R अपॉन CV, R अपॉन CV। अब ध्यान से देखो, इस CV को उठाओ, इधर ले आओ, CV इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय गामा -1। ठीक, इस CV को उठाओ और यहां से उठाओ, ये वाला CV पूरा उठाओ और यहां पे रख दो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय गामा -1, और ये क्या रहेगा, T1 माइनस T2। बात समझ आई कि नहीं? और ये किस केस है, ये वर्क डन एक्सपेंशन के केस में है। बात समझ आई कि नहीं है? क्योंकि वर्क डन अगर पॉजिटिव हो तो गैस एक्सपैंड करती है, ये एक्सपेंशन है। और अगर कंप्रेशन होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस R अपॉन गामा -1, और इधर क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2। ज्यादा बातें नहीं करनी। देखो इसका पीवी ग्राफ भी बना लेते हैं। ये कंप्रेशन है, कंप्रेशन, देखो पीवी ग्राफ, देखो पीवी, प्रेशर भी बदलता है, वॉल्यूम भी बदलती है। देखो प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रही है, पीवी ग्राफ। एडियाबैटिक केस में भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा पीवी का, पीवी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। और कम पीवी में ये वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम, तो ये किसका, एक्सपेंशन का। और कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेशन मतलब आप वॉल्यूम को घटा रहे हो। ठीक है, ये क्या है, कंप्रेशन। और कंप्रेशन में जो वर्क होता है क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव, कंप्रेशन का वर्क कंप्रेशन का वर्क नेगेटिव होता है। ठीक है, एक्सपेंशन का वर्क पॉजिटिव होता है, ये पता है मुझे। अगर मैं थोड़ा सा बता भी दूं तो ये पिस्टन था, एक्सपेंशन के केस में ये पिस्टन ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, इधर आ जाएगा पिस्टन। ठीक है, और कंप्रेशन के केस में ये पिस्टन था। ठीक है, तो ये पिस्टन नीचे आ जाएगा ऐसे। होप आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं आगे। फर्स्ट हाफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया है मैंने।
अच्छा, उसके बाद है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के 3 स्टेटमेंट हैं। तीनों स्टेटमेंट आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। देखो, पहली स्टेटमेंट है केल्विन की स्टेटमेंट। बोलता है ये बहुत इंपॉसिबल है, बहुत ज्यादा इंपॉसिबल है कि आप पूरी हीट को काम में लगा दो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इस हीट का कुछ हिस्सा लॉस में जाता ही जाता है। केल्विन और प्लैंक की स्टेटमेंट लगभग लगभग सेम ही है। केल्विन क्या बोल रहा है, इट इज इम्पॉसिबल कि हीट जितनी दोगे या जितनी एनर्जी दोगे वो पूरा काम बने, उसका लॉस भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हीटर है, हीटर को आपने एनर्जी दी, एनर्जी दी, हीटर जलने लग गया, तो वो हमें गर्मी दे रहा है। अब गर्मी दे रहा है, वो काम है उसका, बट वो जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है वो वेस्टेज है। मतलब हर सिस्टम में पूरी एनर्जी काम करती है और साथ में लॉस होता है। तो वही लिखा, इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क। मतलब इम्पॉसिबल है कि पूरी सप्लाई काम की मिले विदाउट लॉस फ्रॉम अ बॉडी बाय कूलिंग इट टू द टेम्परेचर बिलो इट्स द कोलेस्ट सराउंडिंग। ठीक है, आप जितना इसको इतने स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लेना, बस इतना याद रखना कि ये बहुत इंपॉसिबल है कि सारी की सारी एनर्जी पूरी की पूरे काम में चले जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फूड एनर्जी है ना, फूड एनर्जी मुझे देती है काम करने के लिए। काम मेरा क्या है, सोचना, चलना फिरना, बट कुछ एनर्जी जो मेरी बॉडी टेम्परेचर से निकलती है वो लॉस हो रही है ना हीट की फॉर्म में। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है, बोलता है ये बहुत इंपॉसिबल है कि हॉट ये बहुत इंपॉसिबल है कि कोल्ड बॉडी से हीट को हॉट बॉडी में ट्रांसफर किया जाए विदाउट एक्सटर्नल सोर्स या विदाउट एक्सटर्नल काम किए हुए। बोलता है ये बहुत इंपॉसिबल है कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी। हॉट बॉडी से तो कोल्ड बॉडी में तो आराम से चले जाती है, बट ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी में हीट अगर जाएगी तो आपको बाहर से कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। प्लैंक्स कांस्टेंट इंजन के बारे में बात करता है, बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन। मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा इंजन डिजाइन किया जाए जो कन्वर्ट करे हीट को पूरी तरह एनर्जी में। मतलब वहां पे नो लॉसेस ऑफ हीट हो। ओके, अच्छा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंजन है जिसको बोलते हैं कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन का मतलब क्या हो गया, ये एक आइडियल इंजन है, ऐसा इंजन बना नहीं सकते, इसमें कोई लॉस नहीं होती हीट की। पता होता क्या है कि मान लो कि ये आपने एनर्जी दी हीटर को, तो हीटर ने हीट प्रोड्यूस की, है ना, ये उसका काम है। और लाइट के फॉर्म में उसने कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। बट कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन है जो ये जो लॉस है ना, एक्स्ट्रा जो वेस्ट हो जाती है एनर्जी, इसको नहीं होने देता। ये है कार्नोट इंजन। ये 4 प्रोसेस पे चलता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होके एक्सपैंड करता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब विदाउट हीट लॉस किए एक्सपैंड करता है। आइसोथर्मल कंप्रेशन विदाउट टेम्परेचर चेंज किए कंप्रेस होता है। एडियाबैटिक कंप्रेशन विदाउट हीट लॉस किए ये कंप्रेस होता है। बात समझ आई कि नहीं? उसके बाद अगर आप इसके ग्राफ को देखोगे तो मैंने अच्छे से बोला क्या, पहले क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ेगी बट चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा, 0। एडियाबैटिक कंप्रेशन, वॉल्यूम बढ़ेगी बट चेंज इन हीट क्या रहेगी, 0 रहेगी। फिर कंप्रेशन, ये एक्सपेंशन थी, एक्सपेंशन देखो वॉल्यूम बढ़ रही थी, वॉल्यूम देखो यहां से यहां तक क्या कर गई, पॉइंट पे बढ़ गई, यहां से देखो यहां पे बढ़ी, फिर यहां से यहां पे बढ़ गई। ठीक है, कंप्रेशन में क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, कंप्रेशन वॉल्यूम कम हो रही है। फिर एडियाबैटिक मतलब चेंज इन हीट इज इक्वल टू 0, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। तो अब भी कंप्रेस हो रहा है बट हीट का ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है। मतलब कुछ देर के लिए ये जो इंजन है वो एक्सपैंड भी करता है आइसोथर्मली एडियाबैटिकली, और फिर कंप्रेस करता है आइसोथर्मली
एडियाबेटिकली। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ये ग्राफ कैरनॉट इंजन के साथ पक्का बनाना। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास इंजन है जी, ठीक है, इंजन को आपने हीट दी Q1, इसमें से उसमें से कोई काम किया और कुछ हीट क्या होगी, लॉस होगी, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब हो गया कितना काम किया कितनी हीट देने पे। बात समझ आई कि नहीं आई? और आप ध्यान से देखो कि जो Q1 है वो वर्क डन और हीट लॉस है, और अगर मैं वर्क डन को रिप्लेस करूं तो वो कैसे लिखूंगा, Q1 माइनस Q2। तो आप ध्यान से देखो, क्या इस वर्क डन को मैं Q1 माइनस Q2 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय Q1, ठीक है। और इसको एक और फॉर्मूला भी एफिशिएंसी का, दैट इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। इसकी कोई भी डेरिवेशन नहीं है, बस आप याद रख लो। होप आपको ये थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दबा के लाइक और कमेंट ठोक दीजिए। वैसे नहीं हो रहा यार, मेरे को शोल्डर को दर्द है। अच्छा, इसके इसके टेलीग्राम के इसके जो नोट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। होप आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, जितना मैं आपको बता रहा हूं प्लीज आप बोर्ड के लिए उतना ही तैयार करें। नई सीरीज 12th के लिए मैं पक्का शुरू करूंगा, जिसमें मैं एक एक घंटे का लेक्चर डाला करूंगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो ठीक। उसी तरह से मैं आपके लिए कलर नोट्स भी ला रहा हूं, कलर नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, जय हिंद। कुड़ी कहंदी पहले जगवार ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। ओहो।